हेलो दोस्तों, क्या आपको मालूम है हमारे भारत देश में जनगणना कब से नहीं हुई? तो आपको ये जान लेना चाहिए कि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, जो कि हर 10 साल बाद होती थी, कोविड की वजह से उसको टाल दिया गया और करते करते वो काफ़ी लंबा समय बीत गया, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं जनगणना क्या होती है। जनगणना का मतलब सेंसस है, जहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। मतलब सेंसस का मतलब है हर जगह जाके डेटा को लेके आना। सैम्पलिंग का मतलब है बहुत सारे में से कुछ लोगों का डेटा ले लेना। तो सेंसस में सबका डेटा लेना है। इसमें जो डेटा लिया जाता है वो एज के बारे में, लिंग के बारे में, साक्षरता कितनी है, आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, प्रवास यानी कि घर कैसा है। और इस बार की होने वाली जनगणना जो कि 2027 से होगी, उसमें एक बहुत नया मोड़ लिया गया है, जिसमें जाति की भी जनगणना होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। और ऐसी सारी जानकारियों को एकत्र करना जनगणना कहलाती है। जो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त होते हैं, ये इस पूरी जनगणना को कंप्लीट कराते हैं। अब थोड़ी सी बात ये कहते हैं जनगणना की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, बहुत पुराने समय से अगर हम देखें, जनगणना बहुत समय से होती आ रही है। और जनगणना कराने का पुराना जो कारण था, वो राजा जनगणना कराकर सारे डेटा इकट्ठे करके ये देखता था कि कितने संसाधन हैं। और ख़ासकर से राजा को सबसे बड़ी चिंता होती थी लगान यानी कि टैक्स वसूलने की। तो जब जनता का आंकड़ा होगा तभी वो टैक्स वसूल पाएगा और उसी जनता के आधार पर अपनी भावी योजनाएं बना पाएगा। आजकल की बात करें तो पॉलिसी बनाने में, वेलफेयर की स्कीम्स बनाने में, और जो भी संसाधन सरकार के पास हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इन सब के लिए जनगणना कराई जाती है। जनगणना ना कराने का सरकार पे काफ़ी आरोप लग रहा था। और सबसे बड़ी बात तो है जाति को इंक्लूड करना। यानी अब जो जनगणना होगी घर घर जा कर के होगी और उसमें ये भी पूछा जाएगा आपकी जाति क्या है, जाति के बाद उपजाति क्या है। पहले जनगणना धर्म तक ही सीमित रहा करती थी। दुनिया में गिने चुने देश हैं जहां हर 10 साल में जनगणना होती है। तो 2021 में नहीं हो, 2027 में हो जाएगी, लेकिन ये जनगणना पूरी तरह से होगी। लगभग 150 करोड़ की आबादी के बारे में डेटा इकट्ठा किया जाएगा। अगर बात करें ऋग्वेद में भी तो 800 से 600 ईसा पूर्व जनगणना का जिक्र हुआ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र 321 से लेके 296 ईस्वी पूर्व तक करों को लगाने के उद्देश्य से जनगणना पर जोर दिया गया। आईना अकबरी अकबर के समय पर इसमें जो प्रशासनिक रिपोर्ट होती है, जनसंख्या, उद्योग, धन और अन्य विशेषताओं से संबंधित व्यापक डेटा शामिल किया जाता है। बड़े देशों की बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन में भी हर 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है। वहीं जो दुनिया के बहुत HDI में टॉप के देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, इजराइल, फ्रांस, जिसमें फ्रांस ने 2004 से प्रतिवर्ष जनगणना की बात करी। यूएनओ भी कहता है कि अगर आपको अच्छी पॉलिसियां बनानी तो आपके देश में जनगणना होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हम हर साल क्यों नहीं करा लेते, हम 10 साल में क्यों कराते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 150 करोड़ की लगभग आबादी वाला देश, संसाधन बहुत खर्च होंगे और हर साल में आबादी में कोई विशेष बदलाव आता नहीं। जैसे जाति की जनगणना लगा लीजिए, जो फ्रीडम हुई के बाद अब कराई जाए, तो जरूरी समझा जा रहा है। इसके लिए काफ़ी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी लोग इस बात को कह रहे हैं कि क्यों मजबूरी आई और क्यों सरकार करना चाह रही है, क्यों अभी तक नहीं की थी किसी भी सरकारों ने। अगर हम 10 साल में कराएंगे तो नीति निर्माण के लिए एक्यूरेट डेटा उपलब्ध हो पाएगा। अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में 1824 में इलाहाबाद शहर की जनगणना की गई। उसके बाद 1827-28 में बनारस शहर की जनगणना की गई। उसको अंजाम दिया जेम्स प्रिंसेप ने। 1830 में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी उसमें जेंडर, एज और हाउस को शामिल किया गया। और ये जो 1830 की जनगणना थी वो ढाका की कराई गई। आपको मालूम हो, अंग्रेजों का सबसे पहले जो प्रभुत्व था कलकत्ता, बंगाल में, जो अब पाकिस्तान में चला गया है, तो सबसे पहले उसकी जनगणना कंप्लीट हुई थी, जिसको आधिकारिक जनगणना भी बोल सकते हैं। उसके बाद 1836-37 में सेंट जॉर्ज द्वारा सेकंड जनगणना कराई गई। 1863 में मद्रास, 1864 में बॉम्बे, 1866 में कोलकाता की जनगणना की गई। 1866-67 में
वास्तविक जो जनगणना को कहा जाता है कि लगभग शहरों की जनगणना की गई, और इस जनगणना को 1872 की जनगणना के नाम से जाना जाता है। और ये जो जनगणना हुई थी इसमें अंग्रेजों के जो शासित वाले लगभग मुख्य शहरों की गई थी, सबकी नहीं की गई थी। इस जनगणना के लिए 17 सवाल पूछे गए थे और एक हाउस रजिस्टर तैयार किया गया था जिसमें स्कूल, धर्म, जाति, आयु आदि पूछे गए थे। इस जनगणना के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो थे और फर्स्ट ऑफिशियल पॉपुलेशन जो जनगणना हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद तो इसमें 1948 में जनगणना अधिनियम लाया गया और एक विधेयक पेश किया गया और हमारी पहली जनगणना हुई। उस समय में भारत की आबादी 36.1 करोड़ थी, जिसमें JNK की जनसंख्या शामिल नहीं क्योंकि वो बाद में शामिल हुआ था। जनसंख्या वृद्धि दर 13.31 थी, साक्षरता 18% थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष। और इसके बाद से NRC रजिस्टर तैयार किया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जनसंख्या की जरूरत आर्थिक मामलों में तो हमें समझ में आ गई, लेकिन पॉलिटिकल स्तर से और जो एक इक्विटी का सिद्धांत है, वास्तव में पूरे देश में जो लोग रह रहे हैं वो किस धर्म समुदाय से हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, सरकार उनके लिए प्रॉपर स्कीम्स ला पाए उनके उत्थान के लिए। इस जनसंख्या का विरोध साउथ वाले करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, साउथ में जनसंख्या घनत्व उतना नहीं है जितना कि नॉर्थ में है, और इसकी वजह से जो हमारा परिसीमन होता है, जो हमारी बाउंड्री डिफाइन होती हैं MLA MP की सीट की, तो वो उतने इलाके में कितने वोट पड़ के वो MLA बना। तो आपको पता है कि नॉर्थ में जो डेंसिटी ज्यादा है, तो अगर कोई लोकसभा का सदस्य बन रहा है तो वो कितने वोट पे लोकसभा का सदस्य बन रहा है, MLA के सीट पे बन रहा है। तो इससे क्या होता है कि नॉर्थ का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाएगा हमारी सरकार में। तो साउथ वाले इसका विरोध कर रहे हैं, और नॉर्थ वाले इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि जब फैमिली प्लानिंग आई थी तो साउथ वालों ने फैमिली प्लानिंग को बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया था, तो वहां पे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की ग्रोथ उतनी नहीं है। तो उनको लगता है कि अब जो है उनके हिस्से में जो आने वाला जो बजट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर हम प्रोपोर्शनेटली देखेंगे तो उत्तर भारत को ज़्यादा बजट मिलेगा और परिसीमन होगा सीटों का, MP MLA की सीटों का दोबारा से बाउंड्री होगी। तो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की भी तैयारी होगी। चलिए जब जानते हैं कुछ जनसंख्या के जो हमारे दशक जनसंख्या हुई थी उनके कुछ रोचक तथ्य। 1911 से 21 में विश्व युद्ध के दौरान भारत की जनसंख्या घट गई थी। इसको द ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। 1931 की जनगणना आखिरी जातिगत जनगणना थी। 2001 की जो जनगणना हुई थी वो हुई तो हाथों से थी, हस्तलिखित हुई थी, लेकिन इसको इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडर द्वारा कन्वर्ट किया गया था, डिजिटाइज किया गया था। 2021 में हो नहीं पाई थी तो उसके कोविड और 2024 में लोकसभा इलेक्शन थे, क्योंकि जनगणना अगर होती तो सीटों का परिसीमन होता और परिसीमन होता तो फिर दिक्कत आती। तो 2024 तक तो क्योंकि कोविड की वजह से नहीं था, 2024 में इलेक्शन था, तब तक की बात तो चल गई। अब डिले अगर जनगणना हुई तो उससे क्या नुकसान हुआ? तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी, अगर हम बात करें 2011 से जो स्कीम चल रही, आज तक जो वंचित वर्ग के लिए स्कीम बनाई गई थी उसका कितना इंपैक्ट उन पर पड़ा ये मालूम नहीं हो पाता। बेरोजगारों की स्थिति नहीं मालूम हो पाती, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कितनी मात्रा में हो, ये नहीं पता लग पाएगा। कौन सी स्कीम ने अच्छा काम किया, कौन सी स्कीम ने अच्छा काम नहीं किया, और देश हमारा किस दिशा में अग्रसर हो रहा है। अगर हम बात करें जो हमारे राशन सस्ते गल्ले वाले हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 में आया, उसमें शहरी आबादी के लिए 50% और जो गांव की आबादी के लिए उसके लिए 75% लोगों के लिए व्यवस्था की गई। और क्योंकि 2011 से 21 में लगभग PDS में 10 करोड़ लोग बढ़े, क्योंकि जब कोई कहीं रहता है वो वहां आवेदन करेगा तो उसका तो राशन कार्ड बनाना पड़ेगा ना, लेकिन इस प्रोजेक्शन से सरकार ने अपने PDS में मेंबर को नहीं बढ़ाया। तो अगर जब जनगणना होगी तो डेटा आ जाएगा तो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 2021 की जनगणना होगी 2027 में, जो कि 16वीं जनगणना होगी। 1 मार्च 2027 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। ये ऑफिशियल सर्वे डेटा कलेक्ट करेगा, नेम, एज, जेंडर, रिलीजन, माइग्रेशन हिस्ट्री, फैमिली की इनकम, एजुकेशन एटसेट्रा, मतलब बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बातें पूछी जाएंगी। और इसी ह्यूज डेमोग्राफिक डिटेल से राष्ट्र की संसद की सीटें या आरक्षण पॉलिसीज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। और ये जनगणना पहली बार फुल्ली डिजिटल जनगणना होगी, और इस जनगणना में पहली बार ये होगा कि लोग अपनी डिटेल खुद भी वेबसाइट के थ्रू भर सकते हैं। केवल जो जनगणना करने वाले हैं वो इसको वेरीफाई कर लेंगे, तो उससे समय बचेगा। और इस जनगणना में बहुत ही संख्या में कर्मचारी भी डिप्लॉय होंगे। और जैसा कि हमने बार बार बात करी, इस बार पहली बार जो 1931 के बाद जाति को भी पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो भी आरक्षण चलता था वो केवल अनुमान पर आधारित था। अगर जातिगत
जनगणना हो रही है तो सामाजिक नीतियों में क्या बदलाव संभव है। सटीक आंकड़े होंगे तो नीति निर्माण अच्छा होगा। जितने भी रिसोर्सेस हैं उसका समान इक्विटी के आधार पर वितरण हो पाएगा। आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई की समीक्षा होगी और जनगणना होते ही परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो 2029 के लोकसभा चुनाव होंगे उसमें लोकसभा की सीटों की बाउंड्री जरूर चेंज होंगी। तो दोस्तों ये जनगणना के बारे में एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाया है। और भी अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो आपको टाइम से मिल पाएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए।